नमस्कार मित्रों, हम लोग आज वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे हम वैसे उच्चरित तो सारे वर्ण मुख से ही होते हैं, लेकिन मुख से उच्चरित होने में मुख के अंदर जो और भी अवयव हैं, जैसे हमारी जिह्वा है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ये सारी चीजें मुख से उच्चरित होने में वर्णों को मुख की सहायता करते हैं। सिर्फ अगर अंदर कोई अवयव, जैसे मान लीजिए किसी की जीवा नहीं होती है, जीभ मान लीजिए किसी की कट जाती है, तो वो वर्णों का उसके पास मुख तो होता ही है ना, लेकिन वो वर्णों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, अच्छे से वो बोल नहीं पाता है। मान लीजिए किसी का दांत नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनका दांत गिर जाता है, टूट जाता है, तो भी वो वर्णों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मुख तो उनके पास भी होता है, ठीक है। अगर कंठ, जैसे हमारा, जैसे हमको अगर गले में कोई दिक्कत होती है, खराश होता है या सर्दी जुकाम वगैरह होता है, तो हमारा गला बाधित होता है, तो उस समय भी हम वर्णों का, मुख तो उस समय भी हमारे पास होता ही है, लेकिन हम वर्णों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सब उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आपको क्लियर हो पाए कि जो है वर्ण मुख से बोले जाने के बावजूद हमारे अंदर अवयव जो हैं और सारे वो सहायता करते हैं, और उन्हीं अवयवों के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है, या कह लीजिए उनका जन्म स्थान, है ना। तो आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ण पूरे स्वर और व्यंजन में कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, उसका जन्म स्थान क्या है, मुख से उच्चरित होने में कौन सा अवयव, हमारे मुख के अंदर का कौन सा अवयव जो है सहायता करता है। तो आइए पहला सूत्र हम लोग देखते हैं। मैंने एक चार्ट बना लिया है, आप भी चाहें तो इस नोट्स को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। मैं सूत्र को एक जगह इकट्ठा करके, सारे केवल सूत्र को एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको दे दूंगी। वैसे पहले पढ़ लीजिए आप। पहला सूत्र है हमारा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। देखिए एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि बेटा जब आप पढ़ते हैं ना, तो जरूर केवल समझ लेने से ही हमको हर चीजें आ नहीं जाती हैं, है ना। कुछ चीजें हमें समझ के आती हैं, कुछ चीजें हमें देखकर आती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमको याद भी करनी पड़ती हैं। आप सिर्फ पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे तो इससे आपको आ नहीं जाएगा। इसमें से कुछ, जैसे आप ये सूत्र है ना, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ हो गया, इचु यशा नाम तालु हो गया, ऋतु रसा नाम मूर्धा हो गया, ऋतु लसा नाम दंता वगैरह, ये सूत्र जो है हमारे 11-12 सूत्र जो हैं, तो आपको एक जगह इकट्ठा मैं दे दूंगी आपको वीडियो में ही, और इसको आपको कंठस्थ करना होगा। जब आप ये सूत्र कंठस्थ कर लेंगे ना, तो अभी मैं सूत्र को तोड़ूंगी, इस सूत्र का ऑपरेशन एक तरह से कहिए, सूत्र को तोड़ूंगी। तो जब आपको ये सूत्र याद रहेगा, तो जब मैं तोड़ के विखंडन करके इसका बताऊंगी, तो आप बड़े आराम से सूत्र के माध्यम से, ये आप याद नहीं करेंगे लेकिन आपको सूत्र याद रहेगा, तो आप सारे वर्णों को आप जान पाएंगे कि इस सूत्र के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सूत्र, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब इसमें, इस सूत्र में वर्ण कौन कौन से हैं, इसको तोड़ते हैं। देखिए वर्णाह, अ, यहां मैं लिखना थोड़ा सा भूल गई थी, बाकी के सूत्रों में लिखी हूं, तो ये आपको बता देती हूँ। अ मतलब 18 प्रकार के पूरे अ स्वर जो है, हर स्वर 18 प्रकार का होता है, केवल री को छोड़ करके, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अब 18 प्रकार में आप क्या, मतलब आप कहेंगे कौन सा 18 प्रकार, तो ये आप सिर्फ अ या आ जानिए, वैसे उसमें स्वरित है और अनुनासिक है, अनुनासिक है, ह्रस्व है, दीर्घ है। ठीक है, तो ये सारे स्वर होते हैं, हर प्रकार 6 प्रकार के, हर स्वर 6 प्रकार का ह्रस्व या दीर्घ होता है। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो 6 के 18। तो अ या आ, अ का मतलब पूरे 18 प्रकार के अ इसमें आ जाएंगे कंठ में। क वर्ग कु, कु है ये, यहाँ पे आप कहेंगे क वर्ग को कु क्यों लिखा है,
तो सारे वर्ग का जो हमारे स्टार्टिंग के स्पर्श व्यंजन है क से लेके म तक, तो उनका जो हर वर्ग का पहला अक्षर होता है, जैसे कु हो गया, चू हो गया, टू हो गया, तू हो गया, पू हो गया, कु चू टू तू पू, तो इनको उदित वर्ण कहते हैं। इस पहले वर्ण को क वर्ग का क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का प, तो इनको शॉर्टकट में बना दिया गया है कुचू टू तू पू, यानी इसमें पूरे 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, तो कु का मतलब हो गया क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। अब कु तक हो गया। अब देखिए ह क्या है, ह व्यंजन है। ठीक है, तो ह आ गया। विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग। ठीक है, तो इतने वर्ण हमारे इस सूत्र के अंतर्गत आ गए जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ, क वर्ग, ह, विसर्ग, अ, क वर्ग, अ का मतलब पूरे 18 प्रकार के अ हैं, 18 प्रकार के अकार, क वर्ग, ह और विसर्ग, इन सारे को कंठ वर्ण कहा जाता है। इन सारे वर्णों को कंठ वर्ण कहा जाता है और इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, पहला सूत्र आपको क्लियर हो गया। अब आइए ऐसे ही दूसरा सूत्र देख लेते हैं। दूसरा सूत्र देखिए, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु दूसरा सूत्र है। ठीक है, अब इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं हम। वही अ की तरह ई, तो यहाँ देखिए 18 प्रकार के सभी इकार, छोटी बड़ी प्लुत मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वरित अनुस्वरित और आपका अनुनासिक अननुनासिक, ये सारे जो है इसमें आ गए आपके। च वर्ग, फिर देखिए चू है ना, तो वही चीज बताए हैं ना, ये उदित वर्ण है, तो च वर्ग का ये उदित वर्ण है, इसलिए चू के अंतर्गत आ जाएगा च, छ, ज, झ, इय। तो यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है च, छ, ज, झ, इय और य और बड़ा श। ठीक है, य और बड़ा स, तो इन सारे वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं, अर्थात इनका उच्चारण तालु से होता है। जैसे अभी हम लोग, जैसे आप बोलिए च छ को बोलेंगे तो आपकी जिह्वा आपके तालु ऊपर के भाग को टच करेगी, जिह्वा का अग्र भाग ऊपर के भाग ऊपर के तालु को टच करेगा। कैसे, च, छ, ज, झ, इय, य, श। ठीक है, आप बोल के उच्चरित करके देखिए, अगर आपको मतलब इसमें लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है मैम, तो आप मुझे कमेंट में फिर से पूछिए, फिर मैं बताऊंगी। पहले आप खुद इसको प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप भी बोल रहे हैं। देखिए, जब हम सही जगह उच्चारण कर सही से उच्चारण करेंगे ना, तो हमारे ये जो उच्चारण स्थान है ये आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अब जैसे कुछ लोग श बोलते हैं, तो श, श, श तीनों सा एक ही जैसा बोल देंगे, या तो दंती सा जैसे छोटा सा है सरौता सा, उसी के तरह तीनों सा बोल देंगे, तो यानी वो उच्चारण गलत करते हैं। और उच्चारण कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, उच्चारण हमेशा सही करना। जब आप उच्चारण सही करेंगे ना, तो आप लिखेंगे भी सही। जैसे अगर दिन और दीन है, छोटी बड़ी को ही ले लीजिए, दिन और दिन, दिन जब हम बोलेंगे तो छोटी ई ही हम द में लगाएंगे, और दीन बोलेंगे तो हम बड़ी ई लगाएंगे, और दोनों को ही दिन 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 बोलेंगे तो फिर दोनों में, क्योंकि दो मात्रा से, एक मात्र मात्रा से आपका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मात्रा तो कभी गलत नहीं करिए, और जब मात्रा कब सही होगा, जब आप उच्चारण सही करेंगे। तो इन वर्णों को हम तालव्य वर्ण कहते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तीसरा सूत्र आइए देखते हैं। तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी 18 प्रकार के ऋकार, छोटी री बड़ी री, ये वही चीज सारे हैं। 18 प्रकार के, हर स्वर 18 प्रकार का होता है एक्सेप्टेड री। तो 18 प्रकार के ऋकार, टू माने ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, और श मूर्धन्य श। देखिए
मूर्धा, ये सारे वर्ण जो हैं वो मूर्धा से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इस षटकोण स का एक नाम मूर्धन्य ष भी है, इसलिए इसे मूर्धन्य ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ट ठ ड ढ ड़ और श, ये इतने वर्ण जो हैं ये आपके मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं और इनका उच्चारण मूर्धा है। जब हम बोलते हैं तो देखिए हमारी जीवा दांत के पीछे वाले दांत को नहीं टच करती है, लेकिन दांत के पीछे के हिस्से को टच करती है। ट ठ ड टंकार, टंकार मारती है। ठीक है, श, तो ये मूर्धन्य वर्ण आपके हैं। अब आइए देखते हैं चौथा सूत्र हमारा। चौथा सूत्र देखिए, ऋतु लसानाम दंताह। दंताह क्यों आया है? क्योंकि एक दांत नहीं है, देखिए कंठ आया था, तालु आया था, मूर्धा आया था, लेकिन यहाँ पे दंतः नहीं आया है, दंताह आया है, क्योंकि वो तो हमारे पास एक ही है सारे, लेकिन दांत हमारे पास एक नहीं है, दांत हमारे पास 32 है। ठीक है, तो ऋतु लसानाम दंताह। अब ली, मैंने आपसे बार बार बताया कि सारे स्वर 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन री 18 प्रकार का नहीं होता, क्योंकि 6 प्रकार के जो स्वर होते हैं, स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उनमें दीर्घ नहीं होता है। तो सब में 6 हट गए, इसमें से 18 में से 6 हट गए, 6 प्रकार में का दीर्घ हट गया, तो इसलिए सब में 2-2 हैं, तो 12 ही हुआ। तो 12 प्रकार के लकार, लिकार और तू यानी त थ द ध न और श, देखिए इसको दंती स भी कहते हैं, जैसे वो मूर्धन्य श था, ये दंती श है। ठीक है, तो अब इन सारे वर्णों को दंत्य वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण देखिए, यही सारे वर्ण जो हैं, जब दांत नहीं रहता है वृद्धावस्था में, या बच्चा जब होता है उसका दांत नहीं निकला होता है, तो वो यही वर्ण क्लियर नहीं बोल पाता है। आप बोल के देखिए, बिना दांत के इस्तेमाल के ये बोला ही नहीं जाएगा। जब तक जीवा हमारी दंत को नहीं टच करेगी, तब तक हम इन वर्णों का उच्चारण ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। देखिए त थ द ध न स, ठीक है, तो नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए दांत के सहायता से ही मुख से उच्चरित होने में इन वर्णों को दंत सहायता देता है, इसलिए इनका जन्म स्थान दंत है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान दंत है, दांत है। ठीक है, अब देखिए पांचवा सूत्र हमारा, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। अब देखिए ओष्ठ हमारे कितने हैं? दांत तो बहुत सारे हैं, कंठ मूर्धा तालु तो एक ही था, लेकिन ओष्ठ कितने हैं? 2 हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। नीचे के ओष्ठ को अधर कहा जाता है, ऊपर को ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो 2 ओष्ठ है ना, तो ओष्ठौ। अब ऊ देखिए 18 प्रकार के उकार आ गए। पू में प फ ब भ म, प वर्ग पूरा आ गया। पद्मानीय में प और फ आएगा, जिसके पहले अर्ध विसर्ग लगा हुआ। प फ इसमें भी है, लेकिन इससे पहले अर्ध विसर्ग नहीं लगा है, तो यानी केवल नॉर्मल सा प फ ब भ म, और केवल प फ जिससे पहले अर्ध विसर्ग लगा हो, इसे पद्मानीय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पद्मानीय वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। अब आप अपने ओठ को बंद किए रहिए। ठीक है, ओठ को कहिए कि नहीं हम बिना ओठ के भी बोल लेंगे, तो होठ को अपने बंद कर लीजिए और नहीं बोल पाएंगे ना, जब तक होठ दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, खुलेंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, खुलेंगे, हवा उसमें से पास नहीं होगी, तब तक नहीं बोल पाएंगे आप प फ ब। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल करके भी इस चीज को देख लीजिए कि आप कितने अच्छे से ओष्ठ की सहायता से आप इन सारे वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। छठा सूत्र देखिए, हमारा छठा सूत्र क्या है? यम अंगणना नाम नासिका च। छठा सूत्र है हमारा, यम अंगणना नाम नासिका च। ये देखिए माहेश्वर सूत्र से लिया गया है।
इसलिए अब वैसे तो होता है, पहले अंग होता है, फिर इय होता है, फिर ड़ होता है, फिर न होता है, फिर म होता है, लेकिन इसमें इस क्रम से नहीं है। ये क्रम हमारा माहेश्वर सूत्र से है, जो पाणिनि द्वारा रचित है। इयम अंगड़ना नाम नासिका च। अब ये जो ये देखिए ये क्या है, ये तो आपको पढ़ते ही क्लियर हो गया होगा कि हर वर्ग का 5वां अक्षर है, जिनका उच्चारण स्थान नासिका है। अब सूत्र में देखिए च भी दिया है ना, तो आप कहेंगे ये च क्यों दिया है, और च का मतलब आप सब लोग पढ़े होंगे, और च का मतलब और सबने पढ़ा है, तो नासिका और यानी दो दो उच्चारण स्थान इसमें है, दो को इसमें जन्म स्थान कहा गया है इन 5 वर्णों का। क्या क्या, एक तो सबके साथ नासिका भी है और एक उसकी मौसी भी है। ये मैं आपको हंसने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप मतलब देखिए बेटा, कोई भी चीज हमें जरूरी नहीं है कि हम उसको एकदम मेंटेन कर, हमें समझ में आ जाना चाहिए हमारा रास्ता चाहे जो हो। हम जब पढ़ते हैं ना, कोई चीज हमको याद नहीं होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको एक ट्रिक बना लीजिए, शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में उसका एक ट्रिक बना लीजिए। याद होना चाहिए हमें, कैसे याद हो रहा है ये जरूरी थोड़ी है, हम जो यहाँ से लेके यहाँ तक रटेंगे ये मायने नहीं रखता है, हमें याद हो जाना चाहिए, है ना। तो नासिका से तो इसका उच्चारण होता ही है, लेकिन ये जिन वर्णों का मेन जिन वर्गों से आया है, अब जैसे इय किस वर्ग से आया है, इचु यशा नाम से आया है ना, इचु यशा नाम तालु। तो इसका उच्चारण स्थान इसके पूरे वर्ग, इसके और जो भाई हैं च छ ज झ इय, तो इनके और भाइयों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ये तालु को भी अपना जन्म स्थान मानेगा, और अलग से नासिका भी इसका जन्म स्थान है, यानी नासिका और तालु, नासिका और तालु, ठीक है। इसकी मम्मी है वो तालु, क्या तालु, तालु इसका इसकी असली माँ है, और साथ में नासिका इसकी मौसी भी है ना। ये आप एक मतलब समझने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसका जो इसकी जो माँ है जिसने इसको वहां सच में जन्म दिया है वो, और एक नासिका सहयोग करती है इसके उच्चरित होने में। तो नासिका और तालु दोनों के सहयोग से मुख से हमारा इयम अंगड़ना नाम निकलता है, इयमा अंगड़ना निकलता है, ठीक है। तो और का मतलब यही है कि नासिका और इसके वर्ग का उच्चारण स्थान, नासिका और इसके वर्ग का उच्चारण स्थान, नासिका और इसके वर्ग, नासिका माने नाक होता है ना, और इसके वर्ग का उच्चारण स्थान नासिका, और इसके वर्ग का नासिका, और इसके वर्ग का उच्चारण स्थान। क्लियर। इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान नासिका और इनका वर्ग का उच्चारण स्थान है। क्लियर। अब आइए 7 वाला सूत्र देख लेते हैं हमारा। अच्छा बेटा, एक बात और कहनी है आपको, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप लाइक तो बनता है ना, आप एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और आप कमेंट भी करिए कि और कौन ग्रामर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको मुझसे पढ़ना है, मैं पढ़ाऊं, ठीक है। रिसेंट में अभी आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, तो रिसेंट में आप ऐसा क्या पढ़ना चाहते हैं ग्रामर का पॉइंट। वैसे मैं तो क्रमबद्ध पढ़ा ही रही हूँ, अभी शुरू की हूँ, तो आप अगर रिसेंट में आपको कोई ऐसा टॉपिक है व्याकरण का या साहित्य का जो आपको मुझसे पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं आपका कमेंट डेली पढ़ती हूँ। और अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है, ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। 7वां सूत्र हमारा है ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु अर्थात एत एतोह, इसमें देखिए संधि है, एत एतोह, ठीक है। अब इसमें ए और ए दो स्वर वर्ण हैं, इन्हें इनका एक और नाम भी है, इन्हें हम मिश्र स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम मिश्र स्वर भी कहते हैं। और बाकी के अ ई उ री ये सब सादे स्वर कहे जाते हैं, ठीक है। तो ए को मिश्र स्वर भी कहते हैं। इसका सूत्र है
ए दैतोह कंठ तालु, और यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। अब कैसे कंठ और तालु है ये हम लोग रफ कॉपी में देखते हैं थोड़ा सा। आइए हम लोग रफ कॉपी में थोड़ा सा, मैं उस दिन समझाई थी आपको, वो वीडियो मेरा नहीं जा पाया। तो देखिए जैसे ए है, एक गुण संधि में आता है, संधि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, नहीं तो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब देखिए ए गुण संधि, अ या आ से अगर ई या ई मिलता है तो ए बनता है। चाहे ह्रस्व अ से दीर्घ ई मिले, दीर्घ ह्रस्व ई से दीर्घ आ मिले, कोई भी अ या आ एक साइड हो और एक साइड ई या बड़ी ई हो, दोनों के आपस में मिलने से ए बनता है। तो ए का दो उच्चारण स्थान कैसे हुआ? अ या आ का तो कंठ है, हम लोग पढ़े हैं ना, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो कंठ है अ या आ का, और इचु यशा नाम तालु, तो ई या ई का तालु है। तो दोनों से मिलके जब ये बना है तो दोनों उच्चारण स्थान भी तो इसका होगा, है ना। यानी इसको इसको पाल पोस के बड़ा कौन किया है? इसकी माँ भी और इसकी मौसी भी, है ना। तो हम माँ को भी मानेंगे, मौसी को भी मानेंगे, तो हम इसका दोनों को अपनी माँ कहते हैं, एक माँ और एक मासी। तो कंठ और तालु दोनों इसका उच्चारण स्थान हो गया। ऐसे ही आप ए का देख लीजिए, ए में भी अ या आ से ए या ए मिलता है तो ए बनता है ना। अब अ या आ का कंठ हम लोग ऊपर भी देखे हैं, आपको दिख रहा है ना, हाँ ऊपर भी देखे हैं। और ए या ए से, अब ए या ए इससे मिला है तो इसका उच्चारण स्थान तो हम अभी देख ही के आए हैं, तो कंठ तालु इसका है, ठीक है। तो अब कंठ दोनों जगह है तो एक कंठ ले लीजिए और तालु ले लीजिए, तो कंठ तालु इसका भी हो गया, है ना। तो यही है आपका, इसीलिए इसीलिए इन्हें मिश्र स्वर कहा गया है, क्योंकि दो से मिलके बने हैं और इसीलिए इनका दो उच्चारण स्थान है, इसीलिए इसका भी दो उच्चारण स्थान है। क्लियर हुआ आपको? अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक बार आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। तो ये आपको क्लियर हो गया। ए को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है और कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान है। अब आइए देखते हैं सूत्र नंबर 8। सूत्र नंबर 8 क्या है हमारा? ओ दौतोह कंठ ओष्ठम, ओ दौतोह कंठ ओष्ठम, अर्थात ओत ओतौह, ओत ओतौह, ओ और औ दो उच्चारण स्थान, दो वर्ण है इसमें, ओ और औ, इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। सेम प्रोसेस इनका भी वही है, इनमें भी दो उच्चारण स्थान क्यों है? क्योंकि ये भी दो वर्णों से मिलके बना है, दो स्वरों से, ये भी दो स्वरों से मिलके बना है। ये अ या आ के बाद उ या उ आने से बना है। इसको भी थोड़ा सा मैं समझा दूं। ग्रामर पढ़ाते समय बेटा मैं समझाती नहीं हूं तो मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती है कि नहीं मैं अच्छे से समझा नहीं पाई बच्चों को। तो देखिए ओ कैसे बना? अ या आ के बाद उ या उ आता है, दोनों मिलते हैं तो ओ बनता है। अब अ या आ का तो कंठ है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा से, उ या उ का उपपदमानीय नाम ओष्ठ, इसका ओष्ठ हो गया। तो इसलिए ये दोनों ले लिए, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। अ या आ के बाद उ या औ आता है वृद्धि संधि में, तो इसका तो कंठ है और इसका कंठ ओष्ठ दोनों था, तो इसलिए कंठ ओष्ठ इसका हो गया, ठीक है। क्लियर? अब आइए देखते हैं, अब है हमारा सूत्र नंबर 9। सूत्र नंबर 9 क्या कहता है? अब देखिए हम लोग यह भी पढ़ लिए, वह भी पढ़ लिए, किसी न किसी सूत्र में य, र, ल, म सारा कुछ आ गया, सिर्फ रह गया व, तो व का अलग से सूत्र बन गया है ना। सूत्र 9 इसको रख दिया गया है, 9 नंबर का सूत्र बना दिया गया है, वकारस्य दंत ओष्ठम, वकारस्य दंत ओष्ठम इसका है, यानी व को दंत और ओष्ठ दो उच्चारण स्थान व का है। आप व बोलिए, व बोलते हैं तो ओठ में, आपके होठ में आपका दांत टच होता है ना। तो व
व। अब वैसे नॉर्मली आप व बोलिए, नहीं होगा। आप ब बोलते हैं तो देखिए आपका दोनों होठ केवल टच होता है ना, क्योंकि उपपदमानीय नाम ओष्ठ। लेकिन आप वकार से दंतोष्ठ हम बोलते हैं, सूत्र के अंतर्गत व बोलते हैं तो दंत और ओष्ठ आपका एक दूसरे को सहायता देता है, फिर मुख से ये बाहर निकलता है व, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का सूत्र हमारा है नासिका अनुस्वारस्य। 10 नंबर का सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात इसमें वर्ण है अनुस्वार, अंग, अंग जिसको आप कहते हैं। तो इसमें अंग जो है आपका अनुस्वार, अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान है नासिका, है ना। और 11 नंबर का सूत्र, 11 नंबर, जैसे हम बोलते हैं ना कंग। अब देखिए जैसे दंत है, दंत को आप आधा न बोलेंगे, लेकिन पंच आप नहीं बोलेंगे, पंख आप पंख आप नहीं बोलेंगे, पंख बोलेंगे। हंस बोल हंगामा बोलते हैं, हनगामा नहीं बोलते हैं, है ना। तो न देख न, और इस बिंदु में कहीं हम दंत में ऊपर बिंदु भी लगा देते हैं, आधा न भी लगा देते हैं, लेकिन ऊपर बिंदु, ऊपर जो हम बिंदु लगाते हैं वो अंग की मात्रा होती है, उसको न नहीं उच्चरित कर सकते हैं। ये गलत तरीका है लिखने का और मैं सीधा इसका विरोध करती हूँ। अगर आधा न है तो आप आधा न लिखिए, ऊपर बिंदु आप लगा देंगे तो वो अंग की मात्रा अनुस्वार बन जाएगा, और अनुस्वार को कभी भी न नहीं उच्चरित किया जाता है, उसको अंग उच्चरित किया जाता है। ठीक है। जैसे आप हनगामा नहीं बोलते हैं, हंगामा बोलते हैं। ठीक। तो मैं तो जिसको पढ़ाऊंगी, मुझे तो उम्मीद तो यही करूंगी कि आप लोग अब तक जो गलत करते थे बेटा, लेकिन अब नहीं करिए। हमें जहां से मिलना चाहिए, जब मिलना चाहिए, तभी से अपने अंदर सुधार कर लेना चाहिए। आइए आखिरी सूत्र 11वां सूत्र देखते हैं क्या है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अब जैसे हम लोग प और फ में अर्ध विसर्ग लगा था तो उसको हम लोग पद्मानीय बोल रहे थे, पद्मानीय वर्ण बोले हैं। लेकिन क और ख में जब अर्ध विसर्ग लगा हुआ है तो इसे हम लोग जिह्वा मूली बोलेंगे। इसे हम लोग जिह्वा मूली बोलते हैं और इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। इसको हम लोग कहां से उच्चरित, ये क्या सहायता करता है, कंठ के पास जीभ का जो एकदम जड़ है, मूल माने जड़, जीभ जहां से शुरू होती है, जीभ का जो जड़ है वो प्रेशर देती है। क क, है ना। जब आप केवल क बोलिए तो कहीं कोई प्रेशर नहीं कोई दे रहा, बस कंठ से सीधे हवा बाहर आ रही है, कंठ सहायता कर रहा है। लेकिन जब आप बोलेंगे क तो आपके जीभ का जो है, ये मूल जो जीभ का जड़ है वो आपको सहायता दे रही है, इसीलिए क और ख को जिह्वा मूली कहते हैं। ठीक। अब रिक्वेस्ट आपसे तो यही है कि आप अपने दोस्तों को भी ये चैनल हमारा शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी और अच्छे से पढ़ पाए। और आप क्या मुझसे उम्मीद करते हैं, कैसा मैं कैसा पढ़ाई हूँ, नहीं पढ़ाई हूँ, अगर अच्छा पढ़ाई हूँ तो भी, नहीं पढ़ाई हूँ तो भी, कोई कमी रह गई है तो भी आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, ताकि मुझे, क्योंकि अपनी कमी बेटा दिखती नहीं है, सामने वाला ही बता पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। हमें तो अपने समझ से तो अच्छा ही कर रहे हैं, है ना। और कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। आप वीडियो पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको जितने देर में समझ में आए आप उतनी देर में पढ़िए और नोट्स बनाइए। और कौन सा टॉपिक आपको मुझसे रिसेंट में चाहिए, मतलब जो आपको पेपर होने वाला है, प्रिपरेशन हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं जो है उसको भेजूंगी, पढ़ाऊंगी। और अगर चैनल आपको अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए।